यह बात रविंद्र के समझ में नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। रविंद्र ने सोच लिया था वह हकीकत तक जरूर पहुंचेगा और कुछ भी हो जाए उस लड़की को हासिल करके रहेगा। गांव जाकर रविंद्र के माँ बाप ने रविंद्र और सविता की शादी का रिसेप्शन धूमधाम से किया था। सभी रिश्तेदार रविंद्र की खूबसूरत पत्नी को देखकर जल भूनकर राख हो रहे थे। वह थी भी बहुत प्यारी अपने स्वभाव और गुण से। उसने कुछ ही दिनों में सब घर वालों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। बस एक रविंद्र था जो अभी तक उसे स्वीकार नहीं कर पाया था। मगर जब उसका गम कुछ कम हुआ तो सविता को देखकर वह सोचने लगा, इस समय सविता की कोई गलती नहीं है। वह तो जानती भी नहीं कि उस तक कैसे पहुंचा था। फिलहाल मैं सविता को कोई सजा नहीं दूंगा, यह भी मेरी पत्नी रहेगी, मगर उस लड़की को हर हाल में हासिल करके रहूंगा। सविता को गांव में अपने माँ बाप के साथ रखूंगा। और रविंद्र यह तय कर चुका था, सविता का ख्याल रख रहा था, मगर अपनी बेताबी और दीवानगी अपनी पत्नी पर नहीं लुटा सका था। वह मंजर अभी तक उसकी आंखों में वैसे के वैसे ही था। ना चाहते हुए भी वह सविता के साथ कुछ ज्यादा लगाव नहीं रख पाया था। ना ही उससे कोई बात करता था, सिर्फ उसके कहे गए बातों का ही जवाब देता था। मगर इस पर भी सविता खुश थी। उसने कभी रविंद्र से शिकायत नहीं की थी, ना कि उसके व्यवहार पर उसे टोका था। वह दिल से रविंद्र की सेवा करती थी। उसके व्यवहार पर रविंद्र को हैरानी होती थी। अजीब लड़की थी। शादी के नए दिनों में भी पति का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर वह उदास नहीं हुई थी, बल्कि से खिली खिली फिरा करती थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। गांव में एक महीना बीत जाने के बाद जब रविंद्र की छुट्टी खत्म हुई और वह वापस जाने की तैयारी करने लगा तो उसकी मां ने कहा, रविंद्र अगर हो सके तो अपनी पत्नी को कुछ टाइम के लिए हमारे पास छोड़ दो, अपनी बहू के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर रविंद्र खुशी से झूम उठा था। यही तो वह चाहता था और इसी फिक्र में परेशान भी हुए जा रहा था, किस तरह सविता को गांव में रोके और अकेला शहर जाए और उस लड़की तक पहुंचे जिसने उसकी रातों की नींद हराम कर रखी थी। उसने जल्दी अपनी मां की बात मानी और सविता को वहीं छोड़कर शहर चला गया। वह पहली फुर्सत में ही उस लड़की तक पहुंचना चाहता था, मगर छुट्टियां यादा करने की वजह से उसका काम और ज्यादा बढ़ गया था। फिलहाल आते ही वह अपने जरूरी काम में बिजी हो गया था और फिर उसे एक बहुत जरूरी मिशन पर जाना पड़ा था। उस मिशन में रविंद्र पर हमला हुआ था और वह जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद जब रविंद्र को डिस्चार्ज किया गया तो सीधा गांव पहुंचा था, क्योंकि उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान थे। वह अपने कुछ साथियों के सहारे जब घर में दाखिल हुआ तो उसके माँ बाप दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। रविंद्र को इस तरह आता देखकर तड़पकर उसकी तरफ बढ़े थे और रोते हुए अपने बेटे की बलाई लेने लगे। मैं ठीक हूँ मम्मी, प्लीज आप लोग मत रो, मुझे बहुत तकलीफ होती है आपको रोता देखकर। और पापा आप भी परेशान मत हो, मामूली सी जख्म है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आप प्लीज मम्मी को समझाओ, यह तो मेरी जॉब है। इस तरह के जख्म आना बहुत मामूली बात है। आप लोगों को तो हिम्मत करनी चाहिए। अगर आप लोग इस तरह टूट जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे परेशानी होगी, मैं ठीक से अपनी ड्यूटी भी नहीं कर पाऊंगा। रविंद्र की बात सुनकर उसके माँ बाप ने अपने आंसू साफ किए। सच में अपने परेशानी में वह डूबे बेटे को भी परेशान कर रहे थे। अपने बेटे को सहारा देकर अंदर लाए सविता उसके पास आई और बहुत बेताबी से उसका हाथ थामकर भीगी आंखों से पूछने लगी, रविंद्र आप ठीक तो है ना, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, प्लीज आप अपना ख्याल रखा करो, मैं तुम बिन अधूरी हूँ, आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं आपके लिए सूप बनाकर लाती हूँ, आप पियेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको दर्द हो रहा है ना? सविता ने एक ही सांस में कई सवाल कर लिए थे, जबकि उसकी बेताबी पर रविंद्र रथम सा गया था। उसकी परेशानी, आंखों की नमी रविंद्र के दिल को अनोखे से एहसास दे रहे थे। वह उसकी पत्नी थी, उसकी फिक्र में घुले जा रही थी, और एक वह था कि ड्यूटी के बीच में भी उस अनजान लड़की को सोचता रहा। एक बार भी अपनी पत्नी के बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं की थी। माना वह अपनी मोहब्बत को नहीं भुला सका था, मगर ऐसा भी क्या था वह नामालूम मोहब्बत के जाल में फंसकर असली मोहब्बत को भुला दे। उसी पल रविंद्र को खुद पर ना जाने क्यों बहुत गुस्सा आया था। अपनी पत्नी बहुत प्यारी और दिल के करीब महसूस हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए सविता के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिस तरह तुम मेरी फिक्र कर रही हो तो मैं 2 दिन में ही भला चंगा हो जाऊंगा। भला तुम्हारे होते हुए मुझे कहाँ तकलीफ हो सकती है? रविंद्र ने मोहब्बत और नरमी से कहा। अपने शब्दों पर वह खुद भी हैरान हुआ था। वह सविता को स्वीकार करने लगा था। उस एहसास ने सविता के आसपास घेरा डाल दिया था। उसकी तसल्ली पर सविता भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। उसके बाद रविंद्र जितने दिन वहां पर रहा था, सविता ने उसके दिल से सेवा की थी। वह दिन रात साय की तरह रविंद्र के आसपास मंडराती रहती थी। तब पहली बार हर सोच, हर इच्छा को छोड़कर थोड़ी देर के लिए भुलाना चाहता था और रविंद्र सविता को जानना चाहता था। उसे महसूस हुआ उसकी पत्नी उसके दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। वह उसे अच्छी लगने लगी थी। सविता के व्यवहार पर रविंद्र
उसने तो सविता को इतनी मोहब्बत नहीं दी थी, फिर वह इतनी बेताब दिख रही थी। यही बात एक दिन उसने सविता से कह भी दी जब उसके पास बैठी थी, उसका बाजू दबा रही थी। मेरे ऐसे रूखे व्यवहार पर भी उसने कभी रविंद्र से शिकायत नहीं की। सविता, तुम तो मेरी ऐसी फिक्र कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया हो। क्या तुम सच में इतनी अच्छी हो या मेरे सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश करती हो? इस अचानक पूछे गए सवाल पर सविता ने पहले तो चौंक कर मुस्कुरा कर बोली, ऐसी बात नहीं है। शुरू में परेशान हुई थी, मगर फिर मैंने जाना कि आपका शायद नेचर ही ऐसा है। मगर मेरे जानने में आपने मेरे साथ ऐसा कोई बुराई नहीं किया, मेरा दिल नहीं दुखाया, सबसे बढ़कर मुझे इज्जत दी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए फिर आपको? तो मैंने भगवान से प्रार्थनाओं में मांगा था, तो भला आपका साथ में पाकर क्यों खुश न होती? सविता की बात पर रविंद्र को करंट सा लगा था। क्या मतलब, तुम मुझे प्रार्थनाओं में मांगती रही हो? उसके हैरानी पर सविता मुस्कुराई और बोली, जी ऐसा ही समझ लीजिए, आपको ही मैंने अपने हर प्रार्थनाओं में मांगा है। पापा और माँ ने मुझे बहुत प्यार से पाला, मेरी मोहब्बत और परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। गरीबी के बावजूद भी मुझे हर वह सुख व चैन दिया। खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी, मगर कुछ वक्त के बाद मेरी जिंदगी से सुकून ही गायब हो गया था। कॉलेज में दाखिला लेते ही बेचैनी और दुखों ने घेरा डाल लिया था। मैं 10वीं में थी जब मेरा रिश्ता मेरे पापा के जिगरी दोस्त के बेटे के साथ हो गया था। शक्ल व सूरत में वह ठीक ठाक था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। अपने इलाके में कॉस्मेटिक्स का दुकान चलाता था, जबकि वह मेरे पापा के मर्जी से चुना गया लड़का था। फिलहाल मुझे भी कोई ऐतराज तो नहीं था। ने दिल से अपने मंगेतर को स्वीकार कर लिया था, मगर वह बहुत शकी इंसान निकला। मेरी खूबसूरती से उसे अजीब सी वहम में डाल रखा था। उसे लगता था अगर लड़की खूबसूरत है और कॉलेज पढ़ने जाती है तो जरूर गलत कामों में पड़ी हुई है। इस शक की वजह से उसने मेरी जिंदगी हराम बना दी थी। शादी से पहले ही वह मुझ पर बहुत सारी पाबंदियां लगाना चाहता था। मैं पहले सर से दुपट्टा नहीं लेती थी, मगर अपने मंगेतर की खुशी के लिए मैंने दुपट्टा लेना भी शुरू कर दिया था, ताकि उसको तसल्ली हो जाए। बुरी लड़की नहीं थी, जिंदगी में कभी किसी लड़के के साथ मैंने बात तक नहीं की थी, मगर अपने मंगेतर की वजह से फिर भी चौकन्नी रहने लगी थी। फिर भी उसको मेरी तरफ से तसल्ली नहीं हुई। उसने मेरी पढ़ाई पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी थी। बहुत परेशान हुई थी। तब पापा मेरे लिए उठ खड़े हुए थे और साफ शब्दों में कह दिया था, अभी मेरी बेटी मेरे घर में है और मेरे घर में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वह जितनी चाहे पढ़ाई कर सकती है। जब वह तुम्हारे घर पर जाएगी तब तुम उस पर रोक टोक लगा लेना। अभी तुम उसकी जिंदगी खराब मत करो, वरना यह सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि तुमसे रिश्ता करके यह कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। जबकि पापा ने यह बात बहुत तरीके से की थी और बड़ों के बीच में बैठकर की थी, मगर अंकल जी के बेटे को समझने के बजाय उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ था। उसके माँ बाप उसका इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जरूर इस लड़की का कहीं अफेयर होगा, लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं पता था अगर मेरा कहीं अफेयर होता तो मेरे माँ बाप उससे मेरा रिश्ता ही क्यों जोड़ते। फिर मेरे मंगेतर ने खुल्लम खुल्ला मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। खराब लड़की हूँ, इसलिए घर बैठने की बात पर बेचैन हो गई हूँ। उसने तो सबके सामने मुझे गाली तक दे दी थी। यह कॉलेज के नाम पर लड़कों से मिलने जाती है, उसका चक्कर चल रहा है, इसलिए मेरी पाबंदियां उसे बुरी लगती है। अगर यह पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गई तो अपने यार से कैसे मिल पाएगी? इतनी घटिया इल्जाम सुनकर मेरी बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी हालत देखकर मेरे माँ बाप तड़प उठे थे और होना तो यही चाहिए था कि अंकल आंटी को अपने बेटे को समझाना चाहिए था, मेरा एहसास करते, मगर उन्होंने शर्मिंदा होना सीखा ही नहीं था। मेरी फिक्र करने के बजाय उल्टा अंकल जी मेरे माँ बाप को ही समझाने लगे, बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि तुम्हारी बेटी बेहोश हो गई, लगता है कोई गड़बड़ जरूर है। मेरी मानो तो उसे घर बैठाओ और कुछ दिनों में उसकी शादी का इंतजाम करो। बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया। वैसे भी हमारे परिवार में पढ़ाई का कोई खास रिवाज नहीं है। मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर तुम्हारी बेटी में कोई बुराई हुई भी तो मैं उस पर पर्दा डाल दूंगा। अपने बेटे को भी समझा दूंगा कि उसकी गलतियों पर उसे परेशान ना करे और उसके साथ खुश रहे। अंकल आंटी ने मेरे बाप पर एहसान किया था, मगर इस बात ने मेरे बाप को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। उन्होंने वहीं खड़े खड़े मेरा रिश्ता खत्म कर दिया था। मेरी तबीयत संभलते ही वह मेरे माँ बाप अपना घर और दुकान आधे रेट में बेचकर शहर के सुनसान इलाके में सस्ता फ्लैट खरीद कर मुझे और माँ को लेकर वहां शिफ्ट हो गए, क्योंकि पापा जानते थे कि रिश्ता खत्म होने के बाद पूरे परिवार वालों ने मेरा जीना हराम कर देना है और कुछ ना करते हुए भी मैं मुजरिम बन जाऊंगी। शहर जाने के बाद मेरे सारे परिवार वालों ने हम लोगों से संबंध खत्म कर लिया था। जो कोई दूर दराज के रिश्तेदार जान पहचान वाले लोग थे, उन तक भी मेरे रिश्ता टूटने की बात पता चल चुकी थी। इस सब ने मुझे बहुत दुखाया था। बीमार रहने लगी, मेरी वजह से मेरे माँ बाप भी अपने परिवार वालों से छूट गए थे।
बहुत शर्मिंदा थी, अपने माँ बाप की उदासी का जिम्मेदार खुद को समझने लगी थी। मगर मेरे माँ बाप ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझ पर बहुत ध्यान दिया, मुझे समझाया कुछ खुदगर्ज रिश्तेदारों की वजह से हम अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकते, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अपने माँ बाप के लिए मैंने खुद को संभाल लिया था, अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, मगर अपने माँ बाप की परेशानी को समझ रही थी। मेरे रिश्ते को लेकर वह दोनों बहुत परेशान रहा करते थे, उनको डर था कोई भी मेरा हाथ थामने को तैयार नहीं होगा। तभी मैंने भगवान से रो रो कर प्रार्थनाएं की और मेरे किस्मत में कोई ऐसा राजकुमार को भेज दो जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। और कुछ न बोलकर भी मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर ली। मैंने अपने प्रार्थनाओं को बढ़ा ली थी, खासकर मैं सारे व्रत रखा करती थी और सारे पूजा पाठ करती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, मुझे कोई आम आदमी नहीं बल्कि पढ़ा लिखा अफसर मिले, ऐसा आदमी मिले जिसे देखकर मेरे माँ बाप की आंखें ठंडी हो जाए और उनकी सारी तकलीफों का बोझ एक झटके में उतर जाए। और देख लो, नतीजा आपके सामने है। जब आपका रिश्ता आया, मेरे माँ बाप को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता भी मिल सकता है। यही हाल मेरा था, मगर मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। मुझे विश्वास था मेरा भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा और मेरी प्रार्थनाएं कभी रद्द नहीं करेगा। जैसा आदमी मैं चाहती हूँ मुझे वैसा ही मिलेगा, इसलिए आपका साथ पाकर बहुत खुश हूँ। आप मेरी प्रार्थनाओं का आशीर्वाद हो आपके साथ में, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपने मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर कर दी है। आपने मुझे वह इज्जत दी जो पूरे परिवार में आज तक किसी आदमी ने अपनी औरत को नहीं दी होगी। जो परिवार वाले हमें पूछते तक नहीं थे, वे खुद ही अब मेरे माँ बाप के घर आने जाने लगे हैं। फिलहाल मेरे माँ बाप आम इंसान नहीं रहे, वह एक अफसर के सास ससुर बन चुके हैं। रविंद्र दम साधे सविता की बातें उसका सच्चा चेहरा देख रहा था, जिस पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसे अपने बुरे व्यवहार पर बहुत अफसोस हुआ था, मगर वह अपने दिल का क्या करता जो अभी तक उस लड़की पर टिका हुआ था। किसी हाल में भी वह उसे भुलाने को तैयार नहीं था। और फिर अभी तक यह मामला भी हल नहीं हुआ था कि वह लड़की थी कौन और वह सविता के फ्लैट में क्या कर रही थी। यह लोग जरूर उससे कुछ छुपा रहे थे। रविंद्र के दिल से उसके लिए बुराई खत्म नहीं हुई थी, वह अभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा था। उस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। फिलहाल सविता को भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका था। दुनिया में बहुत से आदमी मौजूद थे जिन्होंने एक साथ 2 शादियां कर रखी थी, तो रविंद्र ने भी ऐसा कुछ सोच रखा था। वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ अन्याय करना चाहता था, मगर अपनी मोहब्बत से पीछे हटना रविंद्र के बस की बात नहीं थी। वह हर हाल में उस लड़की तक पहुंच जाना चाहता था। जब उसने वापस जाने की बात की तो उसके माँ बाप और सविता ने यह फैसला किया कि सविता भी रविंद्र के साथ जाएगी। रविंद्र यह बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ था। वह अभी तक सविता को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। कुछ सोचकर उसने एक बहाना खड़ा किया, अपने माँ बाप को कहने लगा, मेरी ड्यूटी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मगर खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सता को अकेले घर में रखना ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कुछ टाइम आप सता को अपने पास ही रखो, जैसे ही समस्याएं संभल जाएगी मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, मगर अभी मुमकिन नहीं। रविंद्र की बात पर उसके माँ बाप बेचैन तो हुए थे, मगर उसकी बात समझ रहे थे। फिलहाल उसे तसल्ली हुई। उसके माँ बाप ने अपनी बहू को समझाकर अपने पास रोक लिया। शहर पहुंचकर उसने पहली फुर्सत में उस लड़की के बारे में जानने की ठान ली। उसने साथ ही उस फ्लैट के ओनर से बात की। उसने एक टीम बनाई जो कि उस फ्लैट की हर बारीक जानकारी उसे दे सके। उसने कहा, सर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, बल्कि ऐसा करना, अगर वह लड़की आपको दोबारा दिखे तो उसी वक्त मुझे बता देना, मैं पुलिस वाला बनकर जाऊंगा, उनके घर की तलाश ही लूंगा, फिर हम उस लड़की को बरामद कर लेंगे और हकीकत सामने आ जाएगी। यह इतनी बड़ी बात नहीं है। रविंद्र को यह आइडिया बहुत ही पसंद आया था। वह रोज घर आने के बाद छत पर जाता ताकि उस लड़की को देख सके, मगर इतने दिन बीत जाने के बाद भी वह लड़की नजर नहीं आई थी। रविंद्र अब उसको अपना बहम समझकर बुलाने ही वाला था। तभी एक शाम कमरे की खिड़की खोलते ही रविंद्र ने देखा उस प्लेट के कमरे की लाइट जली हुई है। रविंद्र तेजी से छत पर पहुंचा और देखा वही लड़की वहां मौजूद थी। उसने लाल रंग का सूट पहन रखा था और खूब सजी हुई थी, पूरे कमरे में डांस करती फिर रही थी। वह आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर उसने अचानक से खिड़की में आकर रविंद्र की तरफ देखा और मुस्कुराए। रविंद्र ने जल्दी अपने साथी को कॉल की जो पास ही मौजूद था और चौंका था। रविंद्र की कॉल मिलाते ही वह जल्दी ही कुछ आदमियों के साथ पुलिस वाला बनकर उस फ्लैट में जा पहुंचा। उसने रविंद्र के सास ससुर से कहा, कुछ मुजरिम आपके फ्लैट में घुस आए हैं और इस बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। इस बारे में हमें आपके फ्लैट की तलाशी लेनी है। गरीब लोग थे, पुलिस वालों को देखकर घबरा गए और बिना कोई सवाल जवाब किए जल्दी से एक साइड को हो गए। रास्ता मिलते ही रविंद्र के बंदे फ्लैट में
घुस गए, पूरे फ्लैट की तलाशी ले गई मगर उन्हें वहां कोई लड़की नजर नहीं आई, जबकि रविंद्र अभी तक उस लड़की को देख रहा था। फिर देखते ही देखते कमरे की लाइट ऑफ हुई और वह लड़की अंधेरे में कहीं गुम हो गई। उस वक्त रविंद्र के आदमी भी रविंद्र के पास पहुंच चुके थे और बोले, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, उस फ्लैट में कोई लड़की नहीं थी, हमने पूरे फ्लैट की तलाशी ली है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है, सबका यही कहना है इस फ्लैट में 2 बूढ़े माँ बाप रहते हैं और उनकी एक बेटी है जिसकी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई है। यह सुनकर रविंद्र चकरा सा गया था। वह बच्चा नहीं था और ना ही वह कोई दिमागी मरीज था। उस लड़की को अपने दिमाग में बसाकर पागल हो रहा था। उसने बहुत बार उस लड़की को देखा था, आज भी अपने होश हवास में उसने उस लड़की को देखा। वह लड़की तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई भी थी, तो क्या इतना कुछ उसकी नजरों का धोखा हो सकता था? यह नामुमकिन बात थी, मगर वह अपने साथियों की बात को भी नहीं जुटला सकता था। उन्होंने पूरे फ्लैट की तलाशी ली थी, वह लड़की नहीं मिली थी। जबकि रविंद्र उस लड़की को अपनी आंखों से देख चुका था। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वह कौन थी और उसको खुद ही अपने दिमागी हालात पर शक होने लगा था। शायद वह पागल हो चुका था, मगर नहीं, अगर वह पागल होता तो इतने बड़े पोस्ट पर बैठा ना होता। वह बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद भी जब रविंद्र को कोई रास्ता समझ नहीं आया तो वह कुछ सोच विचार करने के बाद उस बिल्डिंग के ओनर से बातचीत की और पूछा उस फ्लैट में सविता के माँ बाप से पहले रहने वाले कौन लोग थे। उस ओनर ने जल्दी रविंद्र की मदद की और एक फैमिली तक पहुंचाया जो सबसे पहले यह फ्लैट लेकर शिफ्ट हुए थे और अभी तक वहीं थे। रविंद्र उस आदमी से मिला, अपनी जॉब का बताया। उसने कहा, इस बिल्डिंग के सामने वाले बंगले में रहता हूं, मेरे घर के सामने जो फ्लैट है उधर मेरी जानकारी के हिसाब से 2 बूढ़े पति पत्नी और उनकी बेटी रहती है, मगर मैंने उस फ्लैट में एक और लड़की को भी देखा है और एक बार नहीं कई बार देखा है। यहाँ जितने भी पुराने फ्लैट में रहने वाले लोग हैं हर कोई उस लड़की के बारे में कहता है। इस बात ने मुझे और परेशान कर दिया। वहां के लोगों से और बातचीत करने के बाद पता चला। वह आदमी बोला, जी सर मैं जानता हूं आपने जरूर उस लड़की को देखी होगी। वह लड़की हर किसी को नहीं दिखाई देती मगर आपको नजर आई है। जरूर वह चाहती है कि आप उसके असलियत तक पहुंचे। असल में वह लड़की मर चुकी है और नजर आने वाली उसकी आत्मा है जो उस फ्लैट में भटकती फिरती है। जब यह बिल्डिंग बनी थी तो सबसे पहले मैंने यह फ्लैट लिया था। मेरे यहाँ शिफ्ट होने के बाद एक आदमी आया था उस फ्लैट में। उस आदमी ने एक लड़की खरीद कर लाया था। हम पति पत्नी निसंतान थे, बस अपनी जिंदगी पूरी करने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। मेरी पत्नी बहुत बातूनी थी जब उसने देखा कि उस बिल्डिंग में एक लड़की भी रहने के लिए आ चुकी है, तो उस लड़की से मिलने जा पहुंची थी। तब हमें मालूम हुआ था कि उस आदमी ने उस लड़की से शादी की थी मगर उसे अपने घर नहीं ले गया था क्योंकि वह आदमी राजघराने से था। उनका परिवार ठाकुरों से संबंध रखता था। वह छुपाकर एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी बना बैठा था, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया था। वह लड़की बहुत प्यारी थी। मेरी पत्नी बताती थी कि वह हर वक्त बिल्कुल खूबसूरत बनी सजी संवरी, बहुत चंचल और शरारती सी थी। उसे ठाकुर की पत्नी बनकर बहुत खुशी हुई थी। जरूर माँ बाप के घर में उसने बहुत गरीबी देखी होगी मगर उसकी यह खुशी कुछ दिनों तक थी। उसके बाद उसके जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। कुछ यूं था, कुछ लड़कों ने भी हमारी बिल्डिंग में फ्लैट लेकर रहना शुरू कर दिया था। कॉलेज के लड़के थे, सुबह को जैसे शाम को वापस आते थे, बाकी टाइम अपने फ्लैट में रहकर खूब हल्ला गुल्ला करते थे। वह लड़के बहुत शरीफ थे और अपने काम से काम रखते थे मगर उनके यहाँ आने से लड़की की जिंदगी बिल्कुल मुश्किल में हो गई थी। वह आदमी जो पहले बहुत शौक से उस लड़की को ब्याह कर लाया था उस पर शक करने लगा था। उसको लगता था उसकी पत्नी कॉलेज के लड़कों के साथ चक्कर चला रही है और उनके लिए सस्ती संवरती है। उसकी पत्नी ने उसे अपने ऊपर विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की थी और वह कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी और ना उन लड़कों को जानती थी, मगर वह जालिम आदमी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसका शक इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी पत्नी पर रोक टोक लगानी शुरू कर दी थी। उसके हंसने बोलने पर भी रोक लगा दी थी और घर से बाहर निकलना तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। उस पर भी उसकी बस न हुई, उसने अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया और हर वह जुल्म किया जो अपनी पत्नी पर कर सकता था। उस बिल्डिंग में कुछ और फैमिली भी आकर रहने लगे थे। सब फ्लैट वाले उस लड़की की चीखों की आवाज सुना करते थे मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी उस आदमी से पंगा ले सके, क्योंकि सभी को पता था यह कोई बहुत अमीर बाप का बेटा था और ऐसे आदमी के मुंह लगने से हर कोई कतराता था। उस लड़की की चीख पुकार से तंग आकर कॉलेज के लड़के उस फ्लैट को छोड़कर चले गए थे ताकि उस लड़की की जिंदगी में
कुछ आराम आ सके, मगर उस जालिम आदमी का दिल शायद उस मासूम लड़की से अब भर चुका था। अब उसको वह फालतू की चीज लगने लगी थी, इसलिए वह लड़कों को चले जाने के बाद भी वह उस पर जुल्म करता रहा। फिर उसने अपनी पत्नी को पूरा कैद कर दिया और अपना आना जाना भी बहुत कम कर दिया। सुनने में आया था कि उस आदमी ने परिवार के कहने में आकर किसी और लड़की से भी शादी कर ली थी और ज्यादा टाइम अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा, जबकि उस बदकिस्मत लड़की को तो बाहर की दुनिया से अलग कर दिया था। उसे अकेलापन और कैद ने उसके दिमाग पर बुरा असर डाला था। वह अपने होश हवास खोने लगी थी। कभी वह हंसती सजती सवरती अपने पति का इंतजार करती, फिर शाम होते ही चीख मार मार कर रोने लगती थी और कभी ऊंची आवाज में ठहाके लगाती थी, नाचती और गाती थी। उसकी बेबसी से हमारे दिल दुखते थे, मगर हम भी बेबस गरीब लोग थे। ऐसे जालिम अमीर आदमी का मुकाबला करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। फिलहाल चुप पी के साथ सभी फ्लैट वाले चुप रहे। फिर देखते ही देखते वह लड़की जिंदगी की बाजी हार गई। उसके मरते ही वह आदमी फ्लैट बेचकर यहाँ से चला गया। उसके बाद दोबारा उसे किसी ने यहाँ नहीं देखा, मगर उसके कुछ साल के बाद उस फ्लैट में से फिर से आवाजें आने लगी। हम सब बहुत हैरान हुए, क्योंकि वह फ्लैट अब बंद पड़ा था और वहां कोई नहीं रहता था। फिर उसके ओनर उस फ्लैट को सविता के माँ बाप को भेज दिया था। यह जानकर रविंद्र को बहुत झटका लगा था कि वह आवाज उसी लड़की की थी, कभी रोती हुई, कभी हंसती हुई और कभी गाना गाकर नाचती हुई। उसकी आवाजों से सब डर गए थे। वह आत्मा थी जो मरने के बाद भटकती फिर रही थी। बिल्डिंग में रहने वाले जितने लोग उस लड़की के बारे में जानते थे, उन्होंने आवाजों से घबराकर अपने फ्लैट बेचकर यहाँ से चले गए। एक हम लोग हैं जो अभी तक यहाँ पड़े हैं। हमें उन आवाजों से डर नहीं लगता था, बल्कि अफसोस होता है कि उस मासूम लड़की की जिंदगी खराब हो गई। इसी वजह से वह आज तक बेचैन है। आपको भी वही लड़की नजर आई होगी सर जी? वह डांस करती होगी, पूरे कमरे में झूमती फिरती होगी और कभी तो बहुत सजती सवरती भी होगी। हमने तो अब कुछ साल से उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनी और ना ही यहाँ पर रहने वाले लोगों ने उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की, मगर वह आपको नजर आई है। उस आदमी की बात सुनकर रविंद्र पत्थर का मूर्त बन चुका था। उसने कभी भी भूत प्रेत या आत्माओं जैसी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया था, मगर अब जो कुछ हुआ था अपनी आंखों से देख चुका था और जो लोग उसे बता रहे थे उसके बिना पर उसे इस बात पर विश्वास करना ही पड़ा था। वह सच में एक आत्मा थी, कोई भटकती आत्मा जो उसे नजर आ गई थी और उसे अपना दीवाना बना लिया था। उसकी जिंदगी के बारे में जानकर रविंद्र को बहुत दुख हुआ था। उसे इस बात पर भी विश्वास हो गया था, इस सच में कुछ लोग जिनकी जिंदगियों में परेशानी और दुख भरे होते हैं, वे मरने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिलता। रविंद्र ने सोच लिया था वह अपने सास ससुर को इस बात के लिए मना लेगा। वह अपने घर में उस आत्मा के शांति के लिए हवन करवाएंगे तो उस लड़की के आत्मा को शांति मिल जाएगी, उसकी बेचैन आत्मा को शांति मिल जाएगी। उस लड़की की हकीकत जानकर रविंद्र का दिल बहुत उदास हुआ था। वह तो उससे मोहब्बत करने लगा था, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था, मगर मालूम नहीं था कि अनजाने में एक आत्मा से प्यार कर बैठा था जिसका मिलना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। उसे खुद पर शायद बहुत गुस्सा आया था। जिंदगी में पहली बार अपनी जल्दबाजी में किए गए फैसले पर पछतावा भी हुआ था। अगर पहले इस बारे में सारी छानबीन कर लेता तो उसे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती और शायद वह शादी नहीं करता। मगर फिर यह सोचकर खुश भी हुआ, उस आत्मा के चक्कर में ही उसे इतनी प्यारी खूबसूरत पत्नी मिली है। अगर रविंद्र जल्दीबाजी में शादी ना करता तो सविता को अपनी जिंदगी में शामिल ना कर पाता। वह सारी जिंदगी शायद ऐसे ही प्रार्थनाएं करती रह जाती। आत्मा की वजह से उसे सविता तक पहुंचाया गया था और वह सविता से शादी करने के लिए बेताब हो गया था। उस आत्मा ने भी सविता के दिल का हाल जान लिया होगा, उसे अपने जैसी लड़की लगी होगी, इसलिए उसकी मदद करने का सोचा होगा। रविंद्र को नजर आई होगी, वजह जो भी हो, फिलहाल यह बात तय थी कि सविता को उसके सब्र और प्रार्थनाओं का सिला मिला था। उसे वह आत्मा नजर आई थी और उस आत्मा को पाने के लिए रविंद्र बेताब हुआ था। सविता से शादी कर बैठा था। अब समझ में आ गया था सविता उसके दिल में अपनी जगह क्यों बनाने लगी थी। यह भी तो भगवान की मर्जी थी उसका सविता से दिल लगना। अगर वह जज्बाती होकर सविता को अपनी जिंदगी से बेदखल कर देता तो आज हाथ मलता रह जाता कि एक आत्मा के चक्कर में एक अच्छी और इतनी प्यारी खूबसूरत पत्नी से हाथ धो बैठता। रविंद्र ने भगवान का धन्यवाद किया कि इस बार उसने जल्दबाजी और जोर से काम नहीं लिया, बल्कि समझदारी से काम लिया। सविता को भी अपने दिल में जगह दी और आज पछतावे और परेशानी से बच गया। सविता के घर में हवन करवाया गया था, लेकिन रविंद्र ने आज तक सविता को असली हकीकत नहीं बताई थी। उसे लगता था कि मैं अगर सविता को अपनी हकीकत बता दूंगा तो सविता के दिल में उसकी जगह कम हो जाएगी। आप लोग बताएं, क्या मैं उस आत्मा के बारे में अपनी पत्नी सविता को बताऊंगा तो वह क्या मुझे स्वीकार करेगी या नहीं? और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं
और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।